हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो अल्कोहल फिनोल ईथर का ये लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है ना, बहुत सारे रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो रिएक्शंस आप पहले मतलब प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं उस रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो बिल्कुल वीडियो के अंदर बने रहिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए दोस्तों में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं आपका जी। ये क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखिएगा बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, जैसे वाटर जो होता है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या 180 प्रेशर पे होता है कि नहीं होता है जी, है ना। उसी तरीके से अल्कोहल के पास भी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट जो होगा आपको वाटर के कंपेरिजन में कम होगा। इसमें भी जो होता है आपका क्या होता है अल्कोहल जो होगा लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। उसके पीछे का रीजन क्या होता है, वान डर वाल फोर्स तो होता ही है। उसके साथ साथ क्या होता है आपका जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है ना उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जिसके जितना स्ट्रॉन्ग क्या होता है वाटर में होता है। इसलिए वाटर के कंपेरिजन इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। क्या समझे, है ना। तो क्या होता है, क्योंकि इसमें एक ही आपका क्या होगा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है जो किससे कनेक्टेड रहता है आपका जी, जो रहता है ऑक्सीजन से कनेक्टेड। वाटर में क्या होता है, दो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है जो किससे कनेक्टेड रहता है, ऑक्सीजन से कनेक्टेड रहता है। इसलिए क्या आपका जी वाटर में आपको ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, इसमें कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। इसमें एक और चीज़ है कि हाइड्रोफोबिक पार्ट भी तो है ना जीप का, है ना। हाइड्रोफोबिक पार्ट खैर तो डिसोल्यूशन की बात करेंगे तो होगा ऐसा कुछ। ठीक है ना, तो एक तो आपका क्या है जीप का, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का संख्या कम होता है, जिस कारण से क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट जो होगा आपका वाटर कंपेरिजन में कम होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं आपका जी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स का संख्या बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, क्योंकि जानते हैं कार्बन एटम की संख्या बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो वान डर वाल फोर्स बढ़ेगा, और वान डर वाल फोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो मिथाइल अल्कोहल का सबसे कम होगा आपका जी। लेकिन ऊपर से नीचे जाएंगे जैसे जैसे आपका कार्बन का कंटेंट बढ़ेगा वैसे से क्या होगा मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। वही चीज़ है आपका यहाँ पे। तो बॉइलिंग पॉइंट चाहे फिनॉल हो चाहे आपका क्या अल्कोहल हो, उसका क्या होगा कार्बन का संख्या बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। इन अल्कोहल्स द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ ब्रांचिंग इन कार्बन चेन, है ना। बॉइलिंग पॉइंट जो होगा आपका जी वो डिक्रीज करेगा कार्बन चेन का जो ब्रांचिंग होता है ना, ब्रांचिंग जैसे स्ट्रेट चेन वाला है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अच्छा रहेगा, और आपका अगर ब्रांचिंग आ गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा आपका जी, उसका थोड़ा सा कम हो जाएगा। समझ बात ना जी, है ना। ठीक, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन वान डर वाल फोर्स विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ठीक है, सॉरी विथ डिक्रीज इन सरफेस एरिया। देखिए जैसे ही ब्रांचिंग आता है तो ब्रांचिंग आएगा तो वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होता है ना आपका जी, वो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। अगर ब्रांचिंग आएगा तो स्ट्रेट चेन है तो स्ट्रेट चेन है तो आपका पूरा देखिए, अभी जैसे देखिए ध्यान से जी, ऐसे आपको दिखाते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे ये मेरा हैंड है, समझे ना, ये मेरा हैंड है। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट है तो आराम से इतना सरफेस एरिया चिपक सकता है हैंड का, है कि नहीं जी। अब इसको था मुट्ठी बंद कर लेते, देखिए तो जी ऐसे ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए चिपका इस तरह से। अब बताइए चिपकाने की कोशिश करें, ज़्यादा चिपके क्या, नहीं चिपका जी। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट में होता है उतना ज़्यादा क्या होता है आपको वान डर वाल फोर्स एक्ट करता है। कोई दिक्कत जी जितना कम सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट में रहेगा उतना कम क्या होगा वान डर वाल फोर्स एक्ट करेगा। इसका अगर एग्जाम्पल देखना हो, प्रैक्टिकली समझना हो तो बचपन में ही खेल वेल करते होंगे आप लोग जी, कि कॉपी का वो एक पेज को एक पेज दूसरे पेज में डाल करके अगर थोड़ा सा डालते होंगे, थोड़ा सा मान लीजिए डालते होंगे, जैसे एक कॉपी का दूसरा एक पेज आपका क्या वो उसमें पूरी तरीके से इंसर्ट कर दिए, इसका भी वो पेज पूरी तरह से इंसर्ट कर दिए, और तब खींचेंगे तो नहीं खींचाएगा। लेकिन आधा से भी कम अगर डालते हैं जिप का, है ना, मतलब क्या आपका जी कॉपी का, जैसे कॉपी का पेज जो होता है, कॉपी का पेज जो होता है अगर उसका मान लीजिए आधा से भी कम डालते हैं इस तरीके का, जैसे समझिएगा निकिता, आइए देखिए ध्यान से, जैसे आपका ये है, ये कॉपी का पेज है, क्या समझे, ये क्या है आपका कॉपी का पेज है। अब ये पेज को पूरी तरीके से दूसरे कॉपी के पेज के अंदर में इंसर्ट कर देते हैं, है ना, तो वहाँ पे वान डर वाल फोर्स ज़्यादा होता है। लेकिन मान लीजिए क्या कि मात्र इतना पोर्शन ही दूसरे कॉपी के अंदर में इंसर्ट करते हैं, उस कॉपी का भी आपका क्या इतना ही मात्र पेज आपका दूसरे इस वाले कॉपी में इंसर्ट करते हैं, तो ऐसे में वान डर वाल फोर्स क्या हुआ, कम लगेगा। तो वान डर वाल फोर्स कम लगेगा, क्यों हुआ आपका जी, क्योंकि सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट क्या हुआ, कम हुआ। वही चीज़ें हैं कि जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा ना ब्रांचिंग बढ़ेगा तो ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होता है ना कि सरफेस एरिया का जो कॉन्टैक्ट होता है ना वो घटता है, और वो घटेगा तो क्या होगा आपका वान डर वाल फोर्स घटेगा। वान डर वाल फोर्स घटेगा तो समझ रहे हैं जी आपका बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो हो गया वो किस पे डिपेंड किया आपका जी, तो आपको सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट पे डिपेंड किया। स्ट्रेट चेन वाला जो भी कंपाउंड रहेगा वो क्या होगा, जैसे ये कंपाउंड है ना, तो इसके ऊपर में दूसरा आपका क्या होगा जी, आपका ऐसे आराम से आ सकता है,
ऐसे आराम से आ सकता है, लेकिन इसी ब्रांचिंग निकल जाएगा आपका जी, ऐसे करके ब्रांचिंग निकल जाएगा, है ना। तो आप इसके ऊपर में सही से आपका क्या होगा जिसका वो दूसरा का कंपाउंड जो है ना अच्छे से नहीं आ सकता है, मतलब कांटेक्ट इसके साथ नहीं हो सकता है, जिस कारण से क्या होगा आपका जो वान डेर वाल फोर्स घटेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं जी, देखिए सब लोग ध्यान से, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जी कि प्रत्येक आपको अल्कोहल में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। इसको ये जो आपका देख रहे हैं पिंक कलर से दिखाया गया है, ये क्या एच बॉन्डिंग को दिखाया गया है, एच बॉन्डिंग को। तो ये एच बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम केस आपका फिनॉल के केस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है ना, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना ज़्यादा वाटर के केस में होता है, क्योंकि यहाँ पे तो क्या एक ही हाइड्रोजन एटम है ना जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ना, और वाटर में तो क्या होता है दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दो हाइड्रोजन आपका एटम होता है, जैसा कि देख सकते हैं ऐसा। इसमें तो हर तरफ से बनने का चांसेस है भाई, इधर से सॉरी, इसमें तो इधर से ही बनने का चांसेस, इधर से ही बनने का चांसेस, इधर से ही बनने का चांसेस, इधर से ही बनने का चांसेस है ना। मतलब आपको क्या होगा जी, एक वाटर मॉलिक्यूल चार को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, लेकिन इसमें तो क्या होगा, एक अल्कोहल आपका क्या होगा जबका एक दो बहुत से इधर से बनेगा तो 3 बनाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं बना सकता है कि नहीं जी। इसलिए क्या होगा आपका जी, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना स्ट्रॉन्गर नहीं होता है जितना स्ट्रॉन्गर क्या होता है वाटर में होता है। क्या समझे, कोई दिक्कत जी किसी को भी? चलिए ये बातें समझ में आ गई, इसको लिखने का नीड नहीं है, आपके बुक्स में है लिखा हुआ, तो वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स आर हायर इन कंपैरिजन टू द अदर क्लास ऑफ कंपाउंड्स, नेमली हाइड्रोकार्बन, ईथर, हेलोएल्केन्स, हेलोअरीन्स ऑफ कॉम्पेरेबल मॉलिकुलर मास। मतलब अल्कोहल के पास जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो कॉम्पेरेबल मॉलिकुलर मास का जो ये करेंगे कंपेरिजन करेंगे जी, मीन्स कॉम्पेरेबल मॉलिकुलर मास वाले जो अदर मॉलिक्यूल्स का जो कंपेरिजन करेंगे, जैसे कि हाइड्रोकार्बन हो गया, ईथर हो गया, हेलोएल्केन्स होगा, हेलोअरीन्स होगा, उनके कंपेरिजन में ज़्यादा इसके पास होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि अभी जितना भी नाम लिए हैं जैसे हाइड्रोकार्बन हुआ, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता नहीं है, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता नहीं आपका जी, है ना। हेलोअरीन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका क्या होगा, नहीं होगा। हेलोएल्केन्स में आपका क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। तो इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, उन सब के पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ एक ही फोर्स है। कौन सा फोर्स है आपका जी, वान डेर वाल फोर्स है। और एक थोड़ा बहुत आपका जो फोर्स है ना, वो क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा हाइड्रोकार्बन को छोड़ के बाकी में, है ना, थोड़ा बहुत आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। यहाँ पे तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से कई ज़्यादा आपका क्या होता है, कई ज़्यादा गुना क्या होता है आपका जी, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, जिस कारण से क्या होगा आपको अल्कोहल के पास होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, इथेनॉल एंड प्रोपेन हैव कॉम्पेरेबल मास। इथेनॉल की बात करेंगे और प्रोपेन की बात करें तो कॉम्पेरेबल मास होगा। कॉम्पेरेबल कहने का सेंस क्या, इथेनॉल का मास निकालिए कितना होगा आपका जी, 24, 6, 30 और 16, 46 होगा। और अगर उसका करते हैं आपका जी, प्रोपेन का करते हैं तो कितना हो आपका जी, C3H8 होता है ना, तो कितना हुआ, 36 और 8, 42, लगभग 42 और 46 दोनों लगभग आपका कॉम्पेरेबल मास है। तो उन दोनों का मास कॉम्पेरेबल है, लेकिन क्या होगा, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, प्रोपेन का कम होगा। समझे बात ना जी? बट देयर बॉइलिंग पॉइंट्स डिफर वाइडली, बहुत ज़्यादा का डिफरेंसेस होगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथॉक्सी इथेन इज इंटरमीडिएट बिटवीन द टू बॉइलिंग पॉइंट्स। अब मिथॉक्सी इथेन की बात करेंगे तो मिथॉक्सी इथेन के पास बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इथेनॉल और प्रोपेन दोनों के बीच का होगा बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इथेनॉल से कम, प्रोपेन से ज़्यादा। जम से बात? अरे कोई दिक्कत जी किसी को भी? चलिए बच्चे लोग, अब देखिए ध्यान से सब लोग जी, यहाँ पे ये है इथेनॉल, ये है मिथॉक्सी इथेन और ये क्या है आपका जी, प्रोपेन है। इन सब का बॉइलिंग पॉइंट देखिए दे रखा है आपका जी, क्या तो मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 46, 46, 44 इस प्रकार से, ठीक है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे कितना है आपका जी, 351, ठीक। ये आपका अल्कोहल है, ये 248 और वो क्या है आपका जी, 231। रीजन एकदम समझ में आ रहा है। इसमें बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा उससे बढ़ इसलिए गया क्योंकि क्या है इसमें जी आपका वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। अरे डाइपोल बनेगा ना आपका जी, कहाँ बनेगा डाइपोल, इसके पास पार्सल निगेटिव, इसके पास पार्सल पॉजिटिव, इसके पास पार्सल पॉजिटिव, पार्सल निगेटिव। तो ये डाइपोल एक बना, एक ये डाइपोल बना, इस डाइपोल का क्या होगा, दूसरे डाइपोल के साथ इंटरेक्शन तो होगा ना, अपने जैसे मॉलिक्यूल के डाइपोल के साथ। इस कारण से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से क्या हुआ, इससे थोड़ा बढ़ गया। इसमें समझ ही नहीं ज़्यादा क्यों होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है जो कि डाइपोल इंटरेक्शन से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। चलिए बच्चों लोग बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो
तो अल्कोहल का जो सॉल्विटी होता है, जो लोअर मॉलिक्यूलर मास वाला होगा, वाटर में अच्छा खासा सॉल्विटी होगा। वाटर में आप अगर इथाइल अल्कोहल को मिला देते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इथाइल अल्कोहल वाटर में मिला है कि वाटर इथाइल अल्कोहल में मिला है। समझ बात आ रही है जी? वाइन जो लोग पिए होंगे वो समझते होंगे इस बात को, हम तो ने कभी नहीं पिए हैं, समझे ना, है ना। तो उसमें क्या होता है ना कि आइस क्यूब को जो डाला जाता है, तो आइस क्यूब जो होता है ना मेल्ट होकर के इस तरीके से उसमें क्या होता है, मिक्स हो जाता है कि उसमें बिल्कुल ही नहीं पता चलेगा कि पानी में दारू है कि दारू में पानी है। अरे बातें समझा रहे जी, है ना, कोई दिक्कत है? वही चीज़ें यहाँ पे है ना कि सॉल्विटी जो होगा वो आपको लोअर जो होगा मॉलिक्यूलर मास वाला अल्कोहल, उसका क्या होगा, बहुत अच्छा होगा वाटर में, लेकिन मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वाटर में सॉल्विटी घटता जाएगा। अच्छा, वाटर में सॉल्विटी अल्कोहल का होता है किस वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की वजह से। जैसे देख सकते हैं आपका जी, ये क्या है आपका, ये आपका प्रोपेनॉल है। प्रोपेनॉल को वाटर में डालेंगे तो देखिए वाटर का जो हाइड्रोजन है ना, उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनना है कि नहीं बनना है जी? अरे वाटर का हाइड्रोजन हो गया, वाटर का ऑक्सीजन हो गया, उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, जिस कारण से क्या होगा, सॉल्विटी होगा। अब सोचिए जी, ये आपको जो ना अल्कोहल के सिर्फ और सिर्फ OH वाले पार्ट से क्या है, वाटर को मतलब है, इस वाले पार्ट से नफरत है। कोई दिक्कत जी किसी को भी? अब कोई ऐसा स्पीसीज है जिसके एक प्रॉपर्टी से प्यार है, बाकी के प्रॉपर्टी से क्या नफरत है, अगर बाकी का नफरत वाला प्रॉपर्टीज बढ़ने लगेगा जी तो प्यार खत्म हो जाएगा। रवि प्रकाश, आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे, ठीक है जी? कोई दिक्कत है? मुस्कुरा रहे हैं एकदम बंद बंद, लगता है कुछ सीन रहा होगा। चलिए यहाँ देखिए ध्यान से जी, यही चीज़ हम कह रहे हैं क्या, कि नफरत वाले पार्ट है, समझे ना, ये नफरत वाला पार्ट है, ठीक है ना, घबराई नहीं, ये पब्लिकली आउट नहीं करेंगे। ये नफरत वाला पार्ट है, देखिए शर्मा के टोपी नीचे कर लिए, बताइए। देखिए ये नफरत वाला पार्ट है, अगर इस नफरत वाले पार्ट का साइज बड़ा होगा जीभ का तो वो क्या होगा, वाटर से उसका इंट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, बढ़ने लगेगा, रिपल्सन बढ़ेगा तो सॉल्विटी घटेगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी? अरे बातें समझाई नहीं जी, है ना। ये क्या होगा आपका, ये आपका अल्कोहल है, अल्कोहल का ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, वाटर हीटिंग है, क्या वाटर हीटिंग है, और ये क्या है, वाटर लविंग है। तो जो वाटर लविंग होगा वो क्या होगा, वाटर के साथ इंट्रैक्शन करेगा, लेकिन वाटर हीटिंग जो होगा, जिसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट का साइज बड़ा होगा तो क्या होगा जी, वाटर से हीट होगा, तो वाटर से हीट होगा तो सॉल्विटी घटेगा। तो बस यही चीज़ें होगा, लिखा हुआ सॉल्विटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इन वाटर इज ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द वाटर मॉलिक्यूल्स एज सोन। ठीक, तो सॉल्विटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ अल्काइल और एराइल ग्रुप्स। सेवरल ऑफ द लोअर मॉलिक्यूलर मास अल्कोहल्स आर मिसिबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। बात तो समझ आ गया 100%। ऑल प्रोपोर्शन कहने का सेंस क्या है, खतरनाक सॉल्विटी है, ठीक है ना जी, है ना, बहुत अच्छा सॉल्विटी है, खतरनाक मीन्स क्या, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से जी, यहाँ पे सब लोग देखिएगा, शर्माना वगैरह बंद करिए सब लोग जी, ठीक है। अब एकदम पॉइंट पे हम लोग आते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल देखिए आपका क्या दे रखा है, अरेंज द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का आपका क्या इंक्रीजिंग का ऑर्डर दे रखा है, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी का एक चीज़ बताया, एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन बहुत आसान भी होता है और कुछ कुछ जो है ना अच्छा क्वेश्चन भी होता है, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, जो मतलब जो है ना आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करता है। चलिए वैसे तो ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए प्रोपेन 1 ऑल है, ब्यूटेन 1 ऑल है, ब्यूटेन 2 ऑल है ना, इथेनॉल है, प्रोपेन 1 ऑल है, मिथेनॉल है। अब इसका बोला जा रहा है वाटर में सॉल्विटी कैसा होगा, ठीक है ना जी। ये नहीं पूछा जा रहा है क्या, नहीं, ये पूछा जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या कंपैरिजन कर सकते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट देखिए तो क्या होगा छोटा छोटा मॉलिक्यूलर मास वाले का क्या होगा आपका जी, छोटा होगा, ब्रांचिंग बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। अरे घटेगा कि नहीं घटेगा जी, बड़ा मॉलिक्यूलर मास रहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इन सब में से क्या है, पेंटेन 1 ऑल सबसे बड़ा तो यही है जी, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा इसका होना चाहिए। ब्यूटेन 1 ऑल और ब्यूटेन 2 ऑल, इन दोनों में देखिए तो ब्रांचिंग इसमें है, ब्यूटेन 2 ऑल में ब्रांचिंग है, इसमें ब्रांचिंग नहीं है आपका जी, इसका बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा। और एकदम 100% क्लियर रहना चाहिए, है ना। इथेनॉल प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल का इथेनॉल से ज़्यादा होगा, मिथेनॉल का सबसे कम होगा, छोटा साइज, सबसे छोटा साइज। तो देखिए जी मिथेनॉल कहाँ गया, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, पेंटेन 1 ऑल। कोई दिक्कत जी, इन दोनों में इसको ज़्यादा किए हैं क्योंकि इसमें ब्रांचिंग नहीं है, स्ट्रेट चेन होगा, इसमें ब्रांचिंग है। कहिए कोई दिक्कत जी किसी को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं जी पेंटेन 1 ऑल, एन ब्यूटेन, पेंटेनल, इथॉक्सी इथेन, है ना, ये सब आपका क्या है, कंपाउंड है। तो यहाँ पे देखिए आपका जी क्या पेंटेन 1 ऑल है, अल्कोहल है, एन ब्यूटेन क्या है, हाइड्रोकार्बन है ना, पेंटेनल अल्डिहाइड है, और क्या है आपका जी ईथर है। अब इन सब में कंपैरिजन करना है, सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा क्या होगा आपका जी, सबसे ज़्यादा आपका पेंटेन 1 ऑल का, है ना। उसके बाद क्या होगा, कहाँ गया, उसके बाद पेंटेनल का हो जाएगा, ठीक है ना, पेंटेन 1 ऑल, पेंटेनल का, उसके बाद पेंटेनल हो गया अल्डिहाइड,
ठीक। उसके बाद क्या होगा आपका इथॉक्सीथेन ईथर का, और फिर सबसे कम किसका होगा आपका जी, हाइड्रोकार्बन का। कोई दिक्कत जी किसी को भी, कहिए कोई दिक्कत जी, एकदम 100% क्लियर है जी, ये सब ध्यान में रहेगा ना मेरे साथ, ठीक है। चलिए अब चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट आपका चीज़ है और अब लिखना पड़ेगा आपको, तो चलिए जल्दी से आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, उसमें ऐसा लिख भी दीजिएगा कॉपी में, फिजिकल प्रॉपर्टीज रीड फ्रॉम एनसीईआरटी। क्या समझे, एनसीईआरटी में जितना रहेगा दिया फिजिकल प्रॉपर्टीज हमको उतना ही पढ़ना है, उससे अधिक पढ़ेंगे तो फालतू का आपके दिमाग पे लोड बढ़ता चला जाएगा, समझे ना, ठीक है। क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस बहुत कम आता है, पहली बात। दूसरी बात कि आएगा भी तो क्या होगा, एनसीईआरटी में जितने पॉइंट्स मेंशन है उससे बाहर नहीं पूछेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, एग्जाम्पल वगैरह अलग कर देगा वो अलग बात है, समझे ना। लिखिए केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज में लिखिएगा केमिकल रिएक्शंस। अल्कोहल जो है, अल्कोहल के पास दोनों प्रॉपर्टीज होता है, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं जी, अल्कोहल जो है ना, अल्कोहल क्या होगा, दोनों तरह काम करेगा, मतलब एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल और फिर एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अच्छा रेफरेंस बुक उठाइएगा हम सारी बातों को बता देते हैं, समझे ना, ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। रेफरेंस बुक उठाइएगा, तो रेफरेंस बुक में जैसे मान लीजिए अल्कोहल का प्रिपरेशन ही देखें, तो रेफरेंस बुक में अभी जैसे 3-4 अल्कोहल का प्रिपरेशन मात्र देखे थे जी, आपको रेफरेंस बुक में बहुत सारे रिएक्शंस मिलेंगे, जैसे ऑक्सी मर्क्यूरिएशन, डी मर्क्यूरिएशन रिएक्शन है ना, और भी आपका ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस मिलेंगे प्रिपरेशन में। तो आपको ये जानकारी के लिए देते हैं कि एनसीईआरटी में जो है आपका जो भी रिएक्शंस दिया हुआ, बहुत कम रिएक्शंस दिए हुए, लेकिन जो रिएक्शन नहीं दिए ना, वो या तो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ पे जी, अल्कीन वाले चैप्टर में, अल्काइन वाले चैप्टर में, जो कि जो बच्चे अल्कीन अल्काइन पढ़े होंगे वो पढ़े होंगे जी, ऑक्सी मर्क्यूरिएशन, डी मर्क्यूरिएशन रिएक्शन पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं जी, है कि नहीं। कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो आगे आने वाले चैप्टर्स में होंगे, क्या समझे, जो आगे आने वाले चैप्टर्स है वहाँ पे आपको होंगे, तो इसलिए जो है आपको रिएक्शंस जितना भी रेफरेंस बुक में देखते हैं ना, सब पढ़ना है, लेकिन आपको एनसीईआरटी में एक चैप्टर में नहीं मिलेगा, जो रिएक्शन दूसरे चैप्टर में दे रखा है उसको इस चैप्टर में नहीं देगा, जो रिएक्शन आगे पढ़ना है उसको इस चैप्टर में नहीं देगा। रेफरेंस बुक क्या करता है, हर तरीके का रिएक्शंस को हर चैप्टर में डाल देता है, समझे बात ना जी। क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे तो क्वेश्चंस में क्या होगा कि अल्कीन्स में जो रिएक्शन पढ़े हैं, अल्काइंस में जो रिएक्शन पढ़े हैं, उसका इस्तेमाल होगा किस में, अल्कोहल वाले चैप्टर में, किस में, हेलोल्केन्स वाले चैप्टर में, समझ पा रही बात है जी, है ना। इसलिए घबराना किसी को नहीं है, आपको जितना भी पढ़ा रहे हैं कंप्लीट आपको क्या होगा, थ्योरी मिलेगा, सब कुछ पूरा एडवांस लेवल तक मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस यही है कि आपका टॉपिक आपका जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो यहाँ पे डिस्कस नहीं होगा, ठीक है ना जी। बाकी वैसे तो हम लोग एनसीईआरटी का बता रहे हैं आपको कि एक एक चीज़ को ध्यान में रखना है, समझे ना। जेईई मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होता है एनसीईआरटी का एक रिएक्शन, जितना भी है रिएक्शन सबका सब ध्यान में रखिएगा अच्छी तरीके से। तो जेईई मेंस एडवांस में कम से कम 90% आप, जेईई मेंस में तो आप 100% कर लीजिएगा, है ना। जेईई एडवांस में 90% तक कर लीजिएगा, 10% ही ऐसा हो सकता है जो रिएजेंट जो यूज किया होगा रिएक्शंस में वो क्या होगा, एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं होगा, समझे ना। तो उसके लिए रेफरेंस बुक का सहारा लेना पड़ेगा। तो वैसे तो क्वेश्चन तो आपको हमेशा करते ही रहना है रेफरेंस बुक से, पीवाईक्यू का क्वेश्चन करना है, प्लस कुछ ऐसे भी क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में नहीं पूछे गए हैं, तो वो सब रिएक्शंस तो आपको करना ही है, तो उससे आपका क्या होगा जी, होता रहेगा क्लियर, ठीक है ना जी। चलिए आगे प्रोसीड हम लोग करते हैं जी। देखिए हम क्या बोले, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल की तरह। न्यूक्लियोफाइल कहने का सेंस क्या है कि पॉजिटिव चार्ज की तरह मूव करेगा। कैसे मूव करेगा आपका जी, क्योंकि देखिए ध्यान से यहाँ पे अल्कोहल के पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहीं भी देख लेगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये उस पर अट्रैक्ट करेगा, मतलब अट्रैक्टेड हो जाएगा उसके तरफ। न्यूक्लियस की तरफ मूव किया ना, अरे न्यूक्लियोफाइल कहने का सेंस क्या है, न्यूक्लियस लविंग मीन्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ वो क्या करेगा, मूव करेगा। तो यही आपको किसके तरह काम किया आपका जी, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया, जो कि क्या किया, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हुआ है। कोई दिक्कत जी किसी को भी। यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल मीन्स क्या, आपको ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ क्या करेगा, अप्रोच करेगा। अब समझिए ध्यान से, अल्कोहल को सबसे पहले प्रोटोनेटेड कर देते हैं, ये है ना, इसको पहले प्रोटोनेटेड कर देते हैं, इसको H+ से कंबाइन करा देते हैं। एक सेकेंड रुकिए,
इसको पहले कंबाइन करवा देते तब ये काम करेगा किसकी तरह। देखिए ये ऐसा हो गया, ठीक ऐसा हो गया। तो अब यहाँ से देख सकते हैं इसके पास पार्शियल पॉजिटिव है भाई साहब, तो क्या होगा आपका जी, ये इससे इलेक्ट्रॉन अपना खींचेगा, इसके पास भी क्या होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसके पास पार्शियल पॉजिटिव है, सॉरी इसके पास पूरा पॉजिटिव है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इसके पास क्या होगा नेगेटिव आ जाएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि ये जो है ना पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन के पास है, तो इससे और इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट करेगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो अब इसकी तरफ कोई सा भी क्या हो सकता है आपका जी, वो कोई सा भी क्या होगा न्यूक्लियोफाइल या बेस दिखा सकते हैं, बेस चलिए दिखाए थे, बेस इसके तरफ क्या हो सकता है अटैक कर सकता है, क्या समझे, है कि नहीं जी, है ना। तो अब समझिए तो जी ये पूरा का पूरा अल्कोहल का जो ग्रुप है वो किसकी तरफ आपका अट्रैक्ट हो रहा है, अरे ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो ये भी तो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा आपका जी, अरे कोई दिक्कत जी किसी को भी। तो इसके पास देखिए अल्कोहल था, अल्कोहल के पास क्या था आपको OH2+ हो गया, अब यहाँ पे आपका क्या प्लस चार्ज आया, अब ये प्लस चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा आपका जी, B- की तरफ अट्रैक्ट होगा, अरे कोई दिक्कत जी किसी को भी, है ना, B- की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसके पास क्या नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और आपका इसके पास है क्या नेगेटिव चार्ज, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल की तरह, अरे ये इलेक्ट्रॉन लविंग है तब ना इलेक्ट्रॉन वाले ग्रुप के तरफ जा रहा है, अरे कोई दिक्कत जी किसी को भी। ये क्या था न्यूक्लियस लविंग था तब ना पॉजिटिव की तरफ जा रहा था, ये क्या है इलेक्ट्रॉन लविंग है तब ना आपका इसकी तरफ जा रहा है बेस की तरफ, अरे कोई दिक्कत जी किसी को भी। तो आपको अल्कोहल जो है ना दोनों तरीके का फंक्शन करता है, आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों तरीके का काम करता है, कोई दिक्कत जी किसी को भी। एक जो इसका अब तो अब ऐसा समझिए ध्यान से, यहाँ पे जो ये रिएक्शन जो होगा, यहाँ पे जो रिएक्शन होगा ऑक्सीजन से इसमें जाके जुड़ेगा और बदले में यहाँ से हाइड्रोजन आपका हट जाएगा चिपका। तो ये जो रिएक्शन होगा ये एक्चुअली क्या होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसके क्लीवेज के द्वारा रिएक्शन होगा, है ना, वह उस बॉन्ड का क्या होगा ब्रेक डाउन होगा तो जाकर क्या हटेगा। और इसमें देख सकते हैं इसमें क्या होगा आपका जी, इसमें क्या होगा ये जो OH2 है ना, तो ये OH2 हटेगा तो कार्बन और हाइड्रोजन सॉरी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, कहाँ से आवाज़ आ रहा है जी, उधर सर इसको बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। बंद ही कर दीजिए, आज संडे का दिन है बहुत शोरगुल होगा, ठीक। चलिए तो क्या कह रहे थे आपको जी कि इस जो रिएक्शन ये जो रिएक्शन आपको जो दे रखा है इसमें जो आपका ऑक्सीजन से जाके जुड़ेगा ना इस कार्बन से, तो जाके जुड़ेगा इस कार्बन से तो क्या होगा इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसका ब्रेक डाउन होगा, क्या समझे। और इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि आपको इसके पास तो आपका ऑलरेडी क्या OH2+ है और ये बेस इस पे जाके जुड़ेगा तो ये हट जाएगा, तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का ब्रेक डाउन होगा। मतलब ये जो रिएक्शन होगा इसके जरिए क्या होगा आपका जी, इस केस में क्या होगा आपको ये जो है इसका ब्रेक डाउन होगा, क्या समझे। और इस केस में जो होगा किसका ब्रेक डाउन होगा आपका जी, इसका ब्रेक डाउन होगा। तो आपको दो तरीके का रिएक्शन पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन किस किस तरीके का, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा, और एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होगा आपका जी R और O के बीच का बॉन्ड का क्या होगा ब्रेक डाउन होगा। अरे कोई दिक्कत जी किसी को भी, आई बात हमने 100% समझ ली। चलिए तो अब उन सारे रिएक्शंस का हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस अभी करेंगे, ठीक है। पहले इसको लिखिए जल्दी से। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, डिस्कस करते हैं क्या, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, है ना। OH बॉन्ड का क्लीवेज से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना जी। तो चलिए सबसे पहला रिएक्शन आप लोग देखिए जी, सबसे पहला रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। देखिए एक्टिव मेटल जो आपका रिएक्टिव मेटल होगा उसके साथ रिएक्शन कराएंगे। देखिएगा सब लोग ध्यान से जी, आप क्या करेंगे, अल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे जी, ठीक है। किसके साथ कराएंगे जी, आपका सोडियम के साथ कराएंगे। तो सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे CH3CH2O Na बनाएगा और बदले में क्या करेगा, H2 गैस रिलीज करेगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी, है ना। देख रहे हैं ना आपका H2 गैस रिलीज हो रहा है। H2 गैस कैसे रिलीज हो रहा है, सोडियम इससे रिएक्शन कर रहा है आपका ऑक्सीजन से, तो आपको हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा होगा, है कि नहीं जी। अब देखिए सोडियम के पास क्या होता है आपका जी, एक इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है,
अब ये जो सोडियम जाकर के इससे जुड़ेगा ऑक्सीजन से, तो क्या होगा आपका जी, अपने इलेक्ट्रॉन का तो त्याग करेगा ना जी, तो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन कौन लेके भागेगा, हाइड्रोजन लेके भागेगा, तो हाइड्रोजन लेके भागा ना, H2 बना के निकाला। अरे कोई दिक्कत जी किसी को भी, ठीक है ना। आप उसी तरीके से देख सकते हैं, आपके पास ऐसा कंपाउंड है, आप इससे रिएक्शन करा दीजिए। वैसे ये रिएक्शन थोड़ा खतरनाक होगा, खतरनाक कहने का सेंस क्या है कि यहाँ पे ना इस रिएक्शन के साथ साथ अल्कीन वगैरह भी बनने का चांसेस हो जाता है। देख लीजिए, ये कुछ ऐसा हो गया, इसका होल थ्राइस, और क्या होगा, इसका मुझे लेना पड़ेगा कितना, तो इसका 2, इसका कितना लेना पड़ेगा 6, इसका 2, और ये क्या होगा 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये कुछ इस प्रकार से निकलेगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी। एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराएं तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना होता है जी, 3 होता है ना वैलेंसी, तो 3 होता है वैलेंसी, तो वो क्या करेगा 3 आपका क्या होगा, जब का ऐसा कंपाउंड आकर के इससे जुड़ेगा, 3 आके जुड़ गया आपका जी, है कि नहीं। अब 3 आके जुड़ा तो 3 आपका हाइड्रोजन निकलेगा, तो 3 हाइड्रोजन मिलकर मॉलिक्यूल तो बनाएगा ना आपका जी। तो क्या करना पड़ेगा, इसका 2, इसका 6 ले लिए, इसका 2 ले लिए, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बना, और बदले में क्या आपका जी 3 आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन के निकला। कोई दिक्कत जी किसी को भी, आई बात समझ जी, है ना। ये रिएक्शन हो गया। उसी तरीके से अगर आप फिनॉल के साथ भी रिएक्शन कराते हैं ना वहाँ भी यही चीज़ होगा, वहाँ भी क्या होगा, यही चीज़ें होगा। सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, आपको सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा, और फिर क्या करेगा, आपको हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कराएगा। कोई दिक्कत जी किसी को, है ना। अगर आप बेस के साथ रिएक्शन करा देते हैं, इसमें बेस के साथ देखिए ध्यान से, इसका ऐसा कुछ रिएक्शन इसका करा देते हैं NaOH के साथ, ये क्या बनाएगा, फिर से सोडियम फिनॉक्साइड और फिर H2O। मतलब ये जो है ना किसके तरह काम किया, ये एसिड की तरह काम किया, ठीक है। ये तो बेस है, ये बन गया साल्ट, ये क्या हुआ, वाटर बन गया। अब ये एसिड की तरह, अच्छा एसिड की तरह काम भी करता है। अगर इसका आप एसिडिक बिहेवियर की बात करते हैं ना, तो फिनॉल का एसिडिक नेचर क्या होता है ना, अल्कोहल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। समझ पाते हैं जी, फिनॉल का एसिडिक बिहेवियर क्या होता है, अल्कोहल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, समझिए ध्यान से। यहाँ पे लिख देते हैं आपको, एसिडिटी ऑफ फिनॉल इज मोर देन अल्कोहल। क्यों, समझिए ध्यान से। ये जो आपको फिनॉल है, अगर मान लीजिए ये अपना एसिडिक बिहेवियर शो करता है ना, मान लेते हैं, वैसे तो ये आपका वीक एसिड रहेगा, इसलिए हम क्या किए, इक्विलिब्रियम का साइन लगा दिए, समझे ना। चलिए, माइनस और ये H+। तो अब यहाँ से देख सकते हैं ये जो होगा वो क्या होगा आपका जी, देखिए तो लोन पेयर है, निगेटिव चार्ज है कि नहीं जी। अब ये H+ देने के बाद भी खुश है भाई, कोई तो खुशी का राज होगा। तो खुशी का राज ये है कि इसके पास जो निगेटिव चार्ज बना है ना, वो स्टेबल रहेगा। किस वजह से, रेजोनेंस की वजह से। रेजोनेंस कैसे होगा, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे ये क्या होगा, ये आपको डबल बॉन्ड, सॉरी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा, ठीक। हुआ, कोई दिक्कत जी किसी को भी। फिर से क्या होगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ आएगा, और ये पूरा का पूरा पाई बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के पास। देखिए फिर से ये यहाँ आएगा, ऐसा हो जाएगा। और ये फिर से क्या होगा, यहाँ आएगा, तो ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। लीजिए, तो इसके स्टेबल होने का राज आपको क्या है, यही है कि ये क्या होता है, निगेटिव चार्ज जब बना है ना, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, जिस कारण से क्या होगा आपका, ये आपको मोर स्टेबल होगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी, ठीक है ना। इसको पहले नोट करिए। अभी जस्ट देखिए जी, क्या फिनॉल का देखिए हम लोग जी एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है ना। अब हम देखें कि कौन कौन सा फैक्टर क्या कर सकता है
फिनॉल के एसिड रिएक्टर को इंक्रीज करा सकता है। समझ बात ना जी, कौन कौन सा फैक्टर फिनॉल के एसिड रिएक्टर को इंक्रीज करा सकता है। देखिए ध्यान से समझिए, जैसे फिनॉल में भी जस्ट देखे थे जी क्या कि फिनॉल है ये, तो फिनॉल में क्या होता था कि H+ रिलीज होता था, निगेटिव चार्ज बनता था ऑक्सीजन के ऊपर में। वो निगेटिव चार्ज क्या करता था, पूरे के पूरे रिंग में डीलोकलाइज होता था। समझे बात ना जी, वो क्या करता था, सबसे पहले मान लीजिए ये इस तरीके का पहले फॉर्मेशन होता था, ठीक है ना। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फैक्टर क्या करेगा ना, उसके एसिड रिएक्टर को बढ़ाएगा। देखिएगा H+ इस तरह से निकल के आया, आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाइएगा तो आप कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। पहले रेजोनेंस दिखा देते हैं इसका, बस एक स्ट्रक्चर देखिएगा सब लोग ध्यान से। आप इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप ऐसे दिखा सकते हैं, और अगर रेजोनेंस हाइब्रिड दिखाएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं, ऐसा दिखा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इसके पास क्या हो गया, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। आप देखे थे अभी जस्ट देखे थे रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जस्ट पीछे वाले में देखे थे, देखे यहाँ पे कि यहाँ पे जो रेजोनेंस हुआ है ना, तो रेजोनेंस हुआ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरे के पूरे ऑर्थो पे पैरा पे क्या हुआ आपका जी, ऑर्थो पे पैरा पे, और ये पोजीशन ऑर्थो है, ये पोजीशन पैरा है। तो ऑर्थो पैरा पे क्या निगेटिव चार्ज आए। अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा देते हैं जो ऑर्थो पे पैरा पे लगा हुआ है और इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है, तो इस रिंग में से क्या कर सकता है, निगेटिव चार्ज को खींच करके स्टेबलाइज तो कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अरे कोई दिक्कत जी किसी को भी, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है भाई, कहाँ मिल रहा है, ऑर्थो पे मिल रहा है, पैरा पे मिल रहा है। अगर ऑर्थो पे और पैरा पे लगा देते हैं किसी ग्रुप को, तो वो क्या कर सकता है, निगेटिव चार्ज को खींच करके और क्या कर सकता है, उसको स्टेबलाइज कर सकता है। एक सेकेंड, पीछे लड़के लोग बात नहीं करेंगे, पीछे बात नहीं करेंगे, इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, डिस्टर्बेंस आ रहा है, नॉइज इसमें जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो वही कह रहे थे आप लोग को जी, एकदम 100% समझ में आ गया है ना। तो ये ऑर्थो पे पैरा पे क्या है आपका जी, ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करेगा। तो खींचने का काम करेगा तो इसके एसिडिक कैरेक्टर को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो यहाँ कह सकते हैं आपका जी, क्या यहाँ कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसको शॉर्ट में ना बहुत जगह EWG रहेगा लिखा हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल when present at ortho and para position। अब इसको जरा देखते हैं, जैसे देखिएगा आपके पास क्या है, एक फिनॉल है, ठीक, एक फिनॉल है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। एक आपको क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, या चलिए मेटा पे लगा देते हैं, मेटा नाइट्रोफिनॉल है, ठीक है। और आपके पास क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। और आपके पास क्या है, पारा नाइट्रोफिनॉल है, पारा नाइट्रोफिनॉल है, इस प्रकार से, है ना। आपके पास क्या आपका जी फिनॉल है, मेटा नाइट्रोफिनॉल है, मेटा पोजीशन पे क्या नाइट्रो लगा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन में नाइट्रो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो गया, पारा नाइट्रोफिनॉल हो गया, इस तरीके से। ये आपको NO2 ग्रुप जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है। विड्रॉ मीन्स क्या, खींचना, इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करेगा, इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ इसमें इलेक्ट्रॉन को खींचने का। इसमें देखिए ऑर्थो पोजीशन में लग गया आपका जी, इसमें पैरा पोजीशन में लग गया। तो अगर एसिडिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो सबसे कम जो होगा फिनॉल का होगा, फिर मेटा नाइट्रोफिनॉल का होगा, फिर आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का होगा, फिर पैरा नाइट्रोफिनॉल का होगा, है ना। देखिए आप सोचते होंगे कि सर ये नाइट्रो ग्रुप जो है सर ऑर्थो पोजीशन में लग गया, और ये नाइट्रो ग्रुप सर पैरा पोजीशन में लग गया, तो इसका सर ज़्यादा होना चाहिए था आपका, क्योंकि नज़दीक में लगा तो नज़दीक में लगा तो ज़्यादा खींचेगा, ऐसा सोचिएगा आपका जी, क्योंकि -R इफेक्ट और -I इफेक्ट दोनों शो करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें क्या होता है ना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है,
इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वजह से क्या होता है, इसका एसिड कैरेक्टर थोड़ा सा घट जाएगा। आप इसको देखना चाहते हैं तो इस डाटा से देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, इसका क्या है, pKa का वैल्यू दे रखा है कितना आपका जी 7.2। जूम करके देखना चाहते हैं तो चलिए दिखाते हैं जूम करके। यहाँ देखिए सब लोग ध्यान से, ये क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का देखिए ध्यान से pKa का वैल्यू कितना दे रखा है। लीजिए थोड़ा सा भी इसको इधर कर देते हैं, इतना बड़ा कर देते हैं। चलिए अब देखिए ध्यान से सब लोग जी, देखिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है तो इसका क्या आपका जी pKa का वैल्यू कितना है 7.2 दे रखा है। समझ बात है जी। मेटा नाइट्रोफिनॉल है तो 8.3 दे रखा है। और आपका देखिए पारा नाइट्रोफिनॉल है तो 7.1 दे रखा है। pKa का वैल्यू जितना मिनिमम रहेगा, जितना कम रहेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा रहेगा। तो आप इन तीनों में, ये आप फिनॉल का देख लीजिए, फिनॉल का 10 है, तो आप इन चारों में कंपैरिजन कर सकते हैं। pKa का वैल्यू किसका ज़्यादा है ना? नहीं, pKa का वैल्यू किसका ज़्यादा है, फिनॉल का है आपका जी 10 है कि नहीं जी। pKa का वैल्यू सबसे कम किसका है, तो पारा नाइट्रोफिनॉल का है आपका जी। pKa का वैल्यू उसके बाद किसका है, तो आपका है उसके बाद किसका जी, आपका। अरे बातें समझ रहे हैं 100%, कोई दिक्कत जी किसी को भी? तो मतलब यहाँ पे आपको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का देखिए 7.2 है, यहाँ पे 7.1 है, इस पारा नाइट्रोफिनॉल का ज़्यादा है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का क्या आपका जी एसिड रिएक्टर कम है। ठीक है ना जी। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ आपका जी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कारण। समझे बात ना जी, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कारण ऐसा हुआ। चलिए थोड़ा सा हम दिखाते हैं इसको, देखिएगा ध्यान से सब लोग जी। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का जो एसिड रिएक्टर डिक्रीज हुआ है वो किसके कारण हुआ, देखिए ये आपका फिनॉल है। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं किसको जी, इसको लगा देते हैं, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है आपका, ये आपको एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। अरे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन हो रहा है। ये क्या है आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। समझ में आता जी। किसी भी कंपाउंड का एसिडिक कैरेक्टर इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना इजीली क्या करता है H+ को रिलीज करता है, यही बात ना जी। अब सोचिए ना यहाँ पे H+, चलिए मानते हैं कि H+ आपका क्या करेगा, O रिलीज कर देगा, लेकिन रिलीज होने के बाद क्या पूरे कंपाउंड से रिलीज हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। ये छोड़ेगा, ये पकड़ेगा भाई। अरे कोई दिक्कत जी किसी को, अब ये छोड़ता है ये पकड़ लेगा, मतलब कंपाउंड से बाहर निकलने ही नहीं देगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी? दो दोस्त है, दोनों दोस्त मिल करके एक हाइड्रोजन को पकड़े हुए हैं। अब एक छोड़ रहा है तो दूसरा पकड़ रहा है, दूसरा छोड़ रहा है तो तीसरा पकड़ रहा है, तो उस दोनों के चंगुल से बाहर निकल ही नहीं पाएगा, जो किसी और के पास जाएगा, चिपका किसी और बेस के पास जाएगा। इस कारण से क्या होता है, यहाँ पे आपको ये जो इंट्रैक्शन होता है, इंट्रैक्शन क्या होगा, इधर का कमजोर होगा तो इधर का मजबूत होने लगेगा, इधर का कमजोर है तो इधर का मजबूत होने लगेगा। इस कारण से क्या होता है, जल्दी आपका H+ को फ्री नहीं करता है, तो फ्री नहीं करता है, इसका एसिड रिएक्टर क्या हुआ, डाउन हो गया। कोई दिक्कत जी किसी को भी? और वही चीज़ आपको क्या होगा, आपको वही चीज़ क्या होता है पारा नाइट्रोफिनॉल में नहीं देखने को मिलता है। पारा नाइट्रोफिनॉल में कैसे देखने को मिलेगा, यहाँ है लगा हुआ, ये देखिए तो यहाँ लगा हुआ है। यहाँ कहाँ से कोई इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, यहाँ अगर बनेगा भी तो क्या होगा, आपको इंटरमॉलिक्यूलर बनेगा, इंटरमॉलिक्यूलर बनेगा। अगर यहाँ बनता भी है तो क्या बनेगा, इंटरमॉलिक्यूलर बनेगा, जो कि दूसरा क्या रहेगा आपका जी ऐसा। तो इससे थोड़ी ना आपका इसके एसिडिक स्ट्रेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा, इससे इसके एसिडिक स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लीजिए इस तरीके का, फिर ऐसे करके आगे बढ़ता चला जाएगा। अब इसका इफेक्ट तो ऐसा होता है ना कि इसके बॉइलिंग पॉइंट को भी डिक्रीज कराता है। अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, हाई रहेगा। क्योंकि इसके जो इंटरेक्टिंग पार्ट था, जो इंटरेक्शन बना सकता था किसी और से, खुद से बना रहा है इंटरेक्शन। अब देखिए मेरा जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ दे रखा है ठीक है ना, हाथ दे रखा है। अब हमें कोई भगाना चाहेगा और हम दोनों हाथ का इस्तेमाल अपने ही हाथ को पकड़ने में करेंगे जी, आराम से भगा देगा, उठा के फेंक देगा। अगर अपने दोनों हाथ का इस्तेमाल बोर्ड को पकड़ने में कर ले, ये दीवार को पकड़ने में कर ले, या किसी और लड़के के हाथ पकड़ने में कर ले जी, तो कोई भगा पाएगा क्या, नहीं भगा पाएगा जी। वही चीज़ें तो हैं, इसके पास हाथ पैर तो दे रखा है, लेकिन अपने हाथ पैर का इस्तेमाल अपना ही पकड़ने में कर रहा है। तो ये आपको किसी सराउंडिंग से क्या है, जुड़ा हुआ तो है नहीं, यहाँ पे सराउंडिंग से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे बगल वाले मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, जिस कारण से आप हीट करेंगे तो ये निकलना चाहेगा, लेकिन बगल वाला आपका क्या हुआ, निकलने नहीं देगा। इसके बगल वाला क्या हुआ, निकलने नहीं देगा, पकड़ के रहेगा रखे हुए। अरे कोई दिक्कत जी किसी को भी? बात एकदम 100% समझ जी। इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, थोड़ा हाई होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो हो जाता है।
कोई दिक्कत जी किसी को भी? एक चीज़ ध्यान रखिएगा, देखिए Ka का वैल्यू अगर हाई रहेगा तो pKa का वैल्यू क्या रहेगा? कम रहेगा। और ऐसे कंडीशन में एसिडिटी जो बोल सकते हैं वो हाई रहेगा, या एसिडिक नेचर बोल सकते हैं। एसिडिक नेचर जो रहेगा वो भी क्या रहेगा आपका जी? हाई रहेगा। कोई दिक्कत जी? जिस आपको कंपाउंड का Ka का वैल्यू, Ka क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड होता है। क्या समझे? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड होता है। समझिए अगर Ha कोई एसिड है, ये बना रहा है क्या आपका जी? H प्लस में और A माइनस में, इस तरीके से बना रहा है। तो यहाँ पे Ka जो होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो क्या होता है? तो Ka इक्वल टू जो होता है वो क्या होगा आपका? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई आपको Ha का कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा होता है Ka का वैल्यू। क्या समझे? Ha का वैल्यू क्या, सॉरी Ka का वैल्यू ऐसा होगा। अब सोचिए Ka का वैल्यू हाई, Ka का वैल्यू हाई तभी नहीं होगा जब आपको क्या होगा? इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगा और इसका कॉन्सेंट्रेशन लो रहेगा। और इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई, अरे H प्लस का A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हाई होने का मतलब क्या है कि आपको इस Ha का डिसोसिएशन अच्छा खासा हुआ होगा, अधिक आपका अमाउंट में टूटा होगा ये। अरे कोई दिक्कत जी किसी को भी? है ना, Ha क्या होगा? अधिक अमाउंट में टूटा होगा, जिस कारण से क्या होगा? इसका आपको डिसोसिएशन हाई था तो Ka का वैल्यू हाई हो गया। आई बात समझ जी? बोलिए कोई दिक्कत जी? और pKa जो होता है ना, pKa क्या होता है? तो pKa जो होता है ना वो माइनस ऑफ लॉग Ka होता है। अब अगर इसका वैल्यू हाई है, अगर इसका वैल्यू हाई है तो यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है, तो pK का वैल्यू क्या होगा? लो होगा। तो Ka का वैल्यू हाई रहेगा तो क्या होगा? pK का वैल्यू लो होगा। pK का वैल्यू लो होगा तो समझ लेना जी एसिड स्ट्रेंथ क्या होगा आपका जी? बढ़ेगा। अरे कोई दिक्कत जी किसी को भी? ठीक है ना, यही चीज़ें हैं, यही बातें हैं। ठीक है ना, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये बातें समझ में आ गई आपका जी? Ka का कॉन्सेप्ट, pKa का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अब कुछ कंपाउंड के लिए दे रखा है आपका जी Ka का वैल्यू, pKa का वैल्यू। जिसका pKa का वैल्यू कम रहेगा उसका एसिडिकेशन ज़्यादा रहेगा, और जिसका pKa का वैल्यू ज़्यादा रहेगा उसका एसिडिकेशन कम रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं इथेनॉल का देखिए 15.9 है, कितना कम रहेगा। अरे समझ में आ रहा है ना जी प्रीति? ठीक है ना जी। फिर आपका क्या है? पाराक्रिसॉल, ठीक है ना, पाराक्रिसॉल का 10.2 है, थोड़ा सा इससे ज़्यादा रहेगा, और ऐसे करके क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत जी किसी को भी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग जी। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं और भी कि एसिडिक स्ट्रेंथ को और कैसे और इंक्रीज करा सकते हैं। जैसे देखिएगा आपके पास ये कंपाउंड है, आपके पास ये कंपाउंड है ऐसा, आपके पास ये कंपाउंड है, और आपके पास ये कंपाउंड है। देखिए ये सब जो है ना एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, फलना चलना, ये सब आप लोग जीओसी में पढ़ चुके हैं। गलत बोल रहे हैं तो बोलिएगा। पढ़ चुके नहीं पढ़ चुके जीओसी में जी, जीओसी 1 में, तो ये सब चीज़ वहाँ पढ़ना ही था। अब देखिए इसका नाम क्या आता है? पिक्रिक एसिड नाम होता है। अब देखिए तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला ग्रुप का संख्या यहाँ पे बढ़ गया। यहाँ पे 3 हो गया इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप। यहाँ पे देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। कोई दिक्कत है जी? अरे इसका इतना ज़्यादा होता है कि कुछ इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है इसके सामने में क्या होता है? फेल हो जाता है। समझ पाता जी? मतलब सब नहीं, कुछ इनऑर्गेनिक एसिड जो होगा उसके कॉम्पेरेटिव थोड़ा सा इसका क्या होगा? या तो कॉम्पेरेबल होगा, नहीं तो आपका क्या हो जाए थोड़ा बहुत आपका ज़्यादा हो सकता है इसका पिक्रिक एसिड। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इसको नोट करिए जल्दी से सब लोग। पीछे नोट हुआ है? नोट हुआ है? चलिए ठीक बच्चे लोग, तो अभी हम लोग देख लीजिए क्या एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह देख लीजिए सब कुछ। ठीक है ना। अब बात करते हैं जी, अभी जो आपको बताए थे क्वेश्चन उसके बेसिस पे उस पर बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट का क्वेश्चन, उसको देख लेंगे आप लोग जी। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन की बात करते हैं। एस्टेरिफिकेशन नाम से स्पष्ट है, एस्टर बनाने का जो प्रोसेस होगा, जो क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े थे जी, है ना। एस्टेरिफिकेशन, अल्कोहल को क्या करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे एसिड के प्रेजेंस में, तो क्या होता है? एस्टेरिफिकेशन होता है। समझ पाता जी? अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है ना। तो देख सकते हैं अब ये एराइल अल्कोहल हो सकता है, इसका फिनॉल हो सकता है, या फिर आपका अल्कोहल हो सकता है। अब इसको कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे H+ के प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाएगा? एस्टर बनाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा रिएक्शन कैसे होता है, इसको थोड़ा देखिएगा। देखिए
ये आपके पास क्या है, अल्कोहल है, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। H+ है ना। ये क्या बनाता है, ये बनाता है आपको, ओहो यहाँ पे एक पॉइंट है भाई, इसलिए आपको बता रहे हैं। पॉइंट क्या है, समझने वाली बातें हैं। देखिए ये तो सबसे पहले इस तरह से हो गया, ठीक है ना। रिएक्शन कैसे होता है समझिए। ये जो H2 जो निकला है, इसमें क्या होगा, एक तो OH होगा और एक ये वाला H+ वाला होगा जी। अरे होगा कि नहीं, अरे एक जो पहले से H+ जो लिए थे आपको, वो वाला हाइड्रोजन होगा और एक OH होगा। अब यही तो पॉइंट है कि ये OH जो निकल रहा है किससे निकल रहा है, ROH से निकल रहा है या फिर आपका RCOH से निकल रहा है, किससे निकल रहा है, यही आपको पता करना है। क्या समझे जी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दीजिए कि ये जो OH जो निकलता है ना, वो ये वाला OH रहता है, ये वाला OH रहता है आपका। क्या समझे, है ना। ये जो OH है वही OH आपका क्या रहता है, ये रहता है। अब रिएक्शन कैसे होगा देखिएगा सब लोग ध्यान से। इसके मैकेनिज्म को मूव करते हैं। देखिए H+ है ना, H+ वो क्या करेगा, सबसे पहले R-CO ये है, ये क्या करेगा आपको, H+ है तो H+ सबसे पहले क्या होगा, ROH है ना, तो ROH जो है इसके पास क्या है आपका जी, इसके पास जो है ना लोन पेयर है। लोन पेयर से क्या होगा, देखिए इसके पास क्या होगा, पार्सल पॉजिटिव, इसके पास क्या होगा, पार्सल निगेटिव। कोई दिक्कत जी किसी को भी, है ना। पार्सल पॉजिटिव, पार्सल पॉजिटिव, पार्सल निगेटिव। इस आपको लोन पेयर का अटैक क्या होगा, कहाँ होगा, तो ये होगा आपका जी इस वाले पॉजिटिव सेंटर पे होगा अटैक। अरे क्या ये होगा ना जी। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, इस पे जो अटैक हो गया जू का, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहां से जब का ये जो है ना ये जुड़ गया इससे, ये जैसे अटैक हुआ तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो आपको क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा। इसका एक और मैकेनिज्म दिखा सकते हैं आप, ठीक है। इस तरीके से शिफ्ट कर गया जी, इसके पास क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। कहिए कोई दिक्कत जी किसी को भी। अब जो H+ था ना, जो पहले से H+ था, वो क्या करेगा, H+ का अटैक क्या होगा आपको यहाँ पे हो जाएगा। किसी बच्चे का आवाज़ आ रहा है जी। ठीक, कोई दिक्कत जी किसी को भी। यहाँ से क्या होगा समझिए ध्यान से, यहाँ से क्या होगा, ये जो है ना ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, है ना। अच्छा ये इसी टाइम इसको हम निकाल देते हैं। खेल रहा है पूरा बच्चा एकदम मस्ती से, ठीक। एक कार्बन पे आपको एक से ज़्यादा OH एग्जिस्ट करता नहीं है, तो लीजिए ये गया काम से, क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी। तो क्या होगा, ये जो OH है वो ये आपका हाइड्रोजन जो था, है ना, वो बाहर निकल गया जी। किसके रूप में निकला, वाटर के रूप में निकला। वाटर के रूप में निकला तो ये क्या बनेगा, बन गया, वाटर निकल गया जी। तो आपको बोले थे ना कि आपका जो OH जो निकलता है, कौन सा OH निकलता है, जो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में रहता है लगा हुआ, वही OH निकलता है। अरे कोई दिक्कत जी किसी को भी। तो ये आपका OH निकल गया। आई बात एकदम 100% समझिए, है ना। इसको जल्दी से नोट करिए। एक कार्बन पे एक ज़्यादा OH एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब भी होगा तो वो डिहाइड्रेशन ही हो जाएगा। वो पीछे भी रिएक्शन लिखे थे क्या, यही से ना, लिखिए इसको। एस्टरिफिकेशन, तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से रिएक्शन हुआ है। ऑक्सीजन मतलब OH जो निकला था वो किसका निकला था, कार्बोक्सिलिक एसिड का था, है ना। तो आप इस तरीके से देख लिए, कोई दिक्कत जी किसी को। इसका देखिए दूसरा वे भी आप दिखा सकते हैं मैकेनिज्म का, देखिएगा जी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिएगा सब लोग ध्यान से। ये जो है ना ROH है ना, मतलब RCOH है ना, आप इसका एक और अलग वे भी दिखा सकते हैं क्या, कि जैसे H+ है तो H+ क्या करेगा, सबसे पहले इस पे अटैक करेगा। वैसे तो मुश्किल होगा अटैक करना, क्योंकि
आपको क्या होगा, ये जो लोन पेयर रहेगा ये अनअवेलेबल रहता है ना, रेजोनेंस में डिलेगलाइजेशन रहता है ना। लेकिन फिर भी क्या होगा आपका जी, अटैक इस तरीके से करेगा तो क्या होगा, लीजिए ऐसा बना देगा, ठीक। अब एक लोन पेयर अनअवेलेबल रहेगा, दूसरा तो रहेगा, ठीक, ऐसा हुआ। अब देखिए क्या होगा आपका जी, अब एक आपको आ सकता है ROH, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इस पे अटैक कर सकता है ना। जैसे अटैक करेगा तो अटैक करने के साथ आपका क्या होता है, ये भाग जाएगा। तो आप एक वे ये भी दिखा सकते हैं आप, लीजिए आप एक ये वे भी दिखा सकते हैं। यहाँ से फिर आपका हाइड्रोजन निकल जाएगा इस तरह से निकल गया, लीजिए हो गया आपका बन के तैयार है एस्टर। समझ बात ना जी, है ना। तो ये इस प्रकार से क्या आपका जी एस्टर क्या है, बन के प्रिपेयर्ड है। कोई दिक्कत जी किसी को भी। तो ये क्या होता है, एस्टरिफिकेशन होता है। एस्टर का स्मेल आपको फ्रूट लाइक होता है, तो जैसे ही बनेगा तो आराम से आपको फल का सुगंध आने लगेगा, मतलब समझ लीजिए क्या कि आपको एस्टर का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। चलिए कुछ रिएक्शन की बात करते हैं। जैसे आप देखिए जी कि आप एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करके, सॉरी एसिटिक नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल करके, कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल करके क्या किया आपका जी एस्टर का फॉर्मेशन किए। आपका मन करेगा ना तो आप क्या कर सकते हैं, एनहाइड्राइड का भी इस्तेमाल करके कर सकते हैं। एनहाइड्राइड कहने का सेंस क्या होगा, समझिए ध्यान से जी। जैसे आपके पास क्या है, ऐसा है, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना जी, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ही एनहाइड्राइड निकाल दीजिएगा। देखिए तो ये है ना आपके पास, अगर इसको हीट कर देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो देखिए इसका HOH जो है ना बाहर निकल जाएगा। क्या बनेगा ये बन जाएगा आपका जी एनहाइड्राइड। लीजिए ये क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, क्या समझे, एसिड एनहाइड्राइड। तो ये एसिड एनहाइड्राइड का इस्तेमाल करके भी क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। तो कुछ खास नहीं है, पहले एसिड एनहाइड्राइड को पहले क्या करेंगे, H+ रिएक्शन करा करके और फिर क्या बनाना पड़ेगा, आपको एसिड बनाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं आपका जी, आपको पहले रिएक्शन लिखते हैं तो R-OH, इसका रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, तो एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, H+ के प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये आपको कुछ ऐसा बनेगा, RCOO R- और प्लस RCOOH, इस प्रकार से आपका फॉर्मेशन होगा। कैसे फॉर्मेशन होगा, सब लोग देखिए ध्यान से जी। मैकेनिज्म की बात करते हैं तो देखिएगा, सबसे पहले आपको एसिड एनहाइड्राइड है, उसके आगे बढ़े, क्या बढ़े जी आगे। चलिए तो अब देखिए जी, तो इस तरीके से आप देख लीजिए कि कैसे हम लोग एसिड एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हो जाता है। उसी तरीके से क्या कर सकते हैं आप जी, आप करा सकते हैं किसके साथ, आप करा सकते हैं एसिड हैलाइड के साथ। एसिड हैलाइड के साथ आप इसके साथ कराएगा तो यहाँ भी क्या होगा, आराम से रिएक्शन होगा। तो पायरिडीन लेना पड़ेगा, इससे क्या होगा आपका जी, RCOR और HCl मर के निकल जाएगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी। यहाँ भी क्या होगा, सेम मैकेनिज्म होगा जबका, यहाँ भी क्या होगा आपका जी, RCOCl है और इस पे कौन आके अटैक करेगा, तो अटैक करेगा आपका आकर के ये लोन पेयर से इस पे, पार्सल पॉजिटिव पार्सल नेगेटिव अटैक किया, जाके जुड़ा, लीजिए ये जैसे अटैक करेगा बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो ये जाके जुड़ा ऐसे H और ये RCl है, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज। अब देखिए ये इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर टर्न करेगा और आपको झट से क्या होगा आपका जी, ये इधर निकल जाएगा। तो क्या होगा, H+ यहाँ से निकला, यहाँ से कौन निकला, Cl निकला, दोनों एक साथ निकलेगा, ठीक। और क्या बना लेगा, ऐसा कंपाउंड बना लेगा, है कि नहीं। HCl भी निकल गया और ऐसा कंपाउंड बना लिया। उसी तरीके से देख सकते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन देख सकते हैं, सेलिसाइलिक एसिड का एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे जी, तो एस्पिरिन का फॉर्मेशन होगा, जिसका यूज क्या होता है, आपको पेन किलर के रूप में होता है, फीवर वगैरह आ गया है तो उसको रिड्यूस करने में होता है, समझे ना। ये क्या है, सेलिसाइलिक एसिड है। इसका OH वाला पार्ट ये क्या है, सेलिसाइलिक एसिड है। इसका OH वाला पार्ट क्या होगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, CH3
CO का होल ट्वाइस OH+, यहाँ पे OH वाला पार्ट इस एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके क्या करेगा आपका जी, COOH है ना, और ये क्या होगा OCOCH3 और प्लस CH3COOH, ये इस तरीके का बना दिया। इसी का तो नाम है आपका जी क्या, एस्पिरिन। ठीक है ना जी। इसके बारे में स्पेशली पढ़ना है आपको किस चैप्टर में, तो आपको पढ़ना है आपको एक तो वो भी चैप्टर में क्या कहते हैं उसको, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में, और इसके बारे में स्पेशली वहाँ पढ़ना है आपको जी, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में, जहाँ पे क्या होगा मेडिसिन के बारे में पढ़ना है। समझ बात ना जी। बस इतना तक रहने देते हैं, इसके बाद का कहानी का क्या करते हैं कल डिस्कशन करते हैं।